नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 8 का जो आपकी बुक है एसएसटी, उसका जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था राजनीति एवं सामाजिक जीवन, उसका 3rd चैप्टर जो है दोस्तों, हमें संसद क्यों चाहिए, उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान ये चैप्टर है और आपको ज़रूर इसमें कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए दोस्तों, चैप्टर का नाम ही है हमें संसद क्यों चाहिए। तो फिर इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि संसद जो है वो सरकार को बनाती है और सरकार को नियंत्रित करती है। तो सरकार को बनाने के लिए, इसी में आंसर छुपा है हमारा कि सरकार को बनाने के लिए और सरकार को नियंत्रित करने के लिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि संसद जो है बीच में एक कड़ी का काम करती है, जो जनता की मांगों को किस तक पहुंचाती है दोस्तों, सरकार तक पहुंचाती है और उसके बाद देखती है कि सरकार ने उस पर किस हद तक कार्य किया है, यानी सरकार का जो कार्यवाही है वो कहाँ तक पहुंची, ये किसको बताती है, जनता को बताती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के संसद जो है क्या करती है दोस्तों, जनता की मांगे सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है, सरकार का निर्माण करती है, सरकार का नियंत्रण करती है, सरकार पर नज़र रखती है कि क्या सरकार अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये काम ये जो संसद है वो करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि संसद जो है सरकार तक जनता की मांगे पहुंचाती है, लेकिन कैसे पहुंचाती है, जनता की मांगों का संसद को कैसे पता चलता है और ये सरकार तक कैसे पहुंचाती है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि संसद के अंदर लोग जाते कैसे हैं, यानी संसद के सदस्य चुने कैसे जाते हैं। तो एक बार दोस्तों बड़ा देख लेते हैं, उसके बाद संसद में चुनाव कैसे होते हैं, संसद सरकार कैसे बनाती है, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे देश को क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि 4, वैसे तो बहुत सीटें होती है, कितनी सीटें होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कि 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया और दोस्तों इन चारों क्षेत्रों में से, सभी क्षेत्रों में से एक व्यक्ति चुना जाता है और ये चारों व्यक्ति कहाँ पर पहुँच जाते हैं दोस्तों, संसद में पहुँच जाते हैं। ये चारों व्यक्ति मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, संसद बनाते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा देश है, तो देश के सभी 4 इलाकों में से निर्वाचित होकर के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन यहाँ से 4 लोग चुने जाते हैं। इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो इस व्यक्ति को चुनते हैं, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो इस व्यक्ति को चुनते हैं, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो इसको, और इस क्षेत्र के लोग इसको चुनते हैं कि हमारी जो भी मांगे होंगी ये सरकार तक पहुंचाएगा। अब दोस्तों, ये संसद में जो 4 व्यक्ति हैं उनका कार्य क्या होता है, ये चारों व्यक्ति मिलकर के ही दोस्तों क्या बनाते हैं कि इनमें से कुछ सदस्य सरकार बना लेते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों ने सरकार बना ली, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे हैं, मॉडल समझ रहे हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। ये दोनों व्यक्ति सरकार बनाते हैं, तो ये सरकार, क्योंकि ये खुद ही है तो ये अपने क्षेत्र का तो ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ ये दोनों जो व्यक्ति बचते हैं ये अपने क्षेत्र की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जो सरकार है वो काम कर रही है या नहीं, यानी सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी कानून बनता है उसमें संसद की सहमति ली जाती है बकायदा। तो ये संसद की सहमति, ये जो सदस्य है वो एक्चुअल में किसकी सहमति प्रस्तुत करते हैं, इस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनकी तरफ से ये जो व्यक्ति है जो चुना गया है वो संसद में जाकर के अपनी सहमति देता है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ आता है कि लोग जो है यानी आम जनता जो है अपनी सहमति सरकार को कैसे देते हैं। तो सिंपल सी बात कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि जाकर के संसद में बैठता है और वो प्रतिनिधि क्या करता है, अपनी सहमति सरकार को देता है। अगर वो जनता के लिए गुड है देन वो यस करता है, अगर वो गुड नहीं है दैट मीन्स वो नो करता है, यानी वो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखता है, अपने क्षेत्र की जनता की मांगों को सरकार के सामने खोलता है जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई योजना लाई जाती है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको आंसर कैसे करना है वो देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि संसद सरकार का निर्वाचन कैसे करती है, सरकार कैसे बनाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें संसद क्यों चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों कि हमें संसद क्यों चाहिए,
क्योंकि यह जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाती है, पहली चीज। साथ ही सरकार बनाती है। संसद का काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि संसद जैसे ही चुनी जाती है वैसे ही संसद सरकार बनाती है। फिर दोस्तों जो संसद है वो क्या करती है कि सरकार का मार्गदर्शन करती है कि लोगों की ये मांगे हैं, आप इनकी मांगों के लिए ये कानून बनाइए, ये योजनाएं लाइए, आप इस तरह से काम कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है सरकार का ये मार्गदर्शन करती है। फिर सरकार किस तरह से काम कर रही है या नहीं, कोई योजना लाई गई उस पर काम हुआ कि नहीं, इसलिए वो सरकार पर नियंत्रण भी रखती है। तो जो संसद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए हमें संसद चाहिए, क्योंकि यह जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाती है, साथ ही सरकार बनाती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है तथा सरकार का मार्गदर्शन करती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, इसलिए हमें सरकार चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग अपनी सहमति सरकार को कैसे देते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि लोग संसद के लिए, जो संसद है हमारी संसद है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब ये प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष चुनाव किस तरीके से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और जैसे ही हम लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव पढ़ लेंगे दोस्तों आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप यहाँ पर सीधा ही समझ लीजिए कि लोग संसद के लिए या तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और कहां पर भेजते हैं, संसद में भेजते हैं। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह क्या बनाता है दोस्तों, सरकार बनाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। अतः इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोग सरकार को बनाते हैं तथा लोग सरकार को चलाते हैं। अब लोग तो क्या कहेंगे, लोग तो जो प्रतिनिधि चुने उसको कहेंगे तो हमने तो आपको वोट दिए, आप हमारी इन मांगों को सरकार तक पहुंचाइए, और सरकार उसी सांसद से पूछेगी कि बोलिए जनता क्या बोल रही है, तो वो सांसद कह देगी कि संसद जो जनता है वो इस तरीके से बोल रही है और सरकार को इस तरह से कदम उठाने चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गई दोस्तों कि संसद क्यों हमें ज़रूरी है, लोग कैसे सहमति प्रदान करते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि संसद क्या चीज़ होती है, उसमें कितने लोग होते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं, और उनका चुनाव एक्चुअल में कैसे होता है, कितनी उसमें सीटें होती हैं, कितने लोग उसमें आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है संसद के बारे में हम आगे जानेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि संसद में कौन कौन जाता है, कैसे जाता है, कितने लोग जाते हैं, और फिर वो क्या क्या काम करते हैं, और वो कैसे सरकार बनाते हैं। मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। मुख्यमंत्री हालांकि राज्य लेवल की बात होगी पर वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं और फिर मंत्री कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि संसद में चुनाव कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद के चुनाव कैसे होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं वो कैसे संसद में आते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ रहेगी, आपको अच्छे से समझ आएगी। तो दोस्तों बेसिकली अगर भारत की संसद की बात की जाए तो भारत में संसद के 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है दोस्तों वो तो होता है, यानी एक अंग तो होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अलावा संसद में 2 सदन होते हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है दोस्तों राज्यसभा। तो आपको समझ आ गया कि संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा होता है दोस्तों राज्यसभा। अब हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर कितनी कितनी सीटें होती हैं। तो दोस्तों लोकसभा की जब बात की जाए तो लोकसभा के अंदर 543 सीटें होती हैं जिनका निर्वाचन होता है। यानी सिंपल सी बात है कि 543 निर्वाचित सीटें होते हैं, यानी 543 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। 543 सीटें होती हैं जिनके सदस्य चुने जाते हैं। प्लस क्या होता है दोस्तों, 2 सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य जिनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा में टोटल 545 सीटें होती हैं जिनमें से 543 लोग तो चुन के आते हैं, यानी उनका तो चुनाव होता है, लेकिन 2 जो लोग हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ आपको पता चल गई। तो दोस्तों अब हमें बात किसकी करनी है, ये तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे 2 लोग, हमें बात करनी है इन 543 लोगों की।
अब दोस्तों लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं और ऐसे में इन 543 सीटों के लिए चुनाव ये करवाए जाते हैं। इस चुनाव में क्या होता है दोस्तों कि पूरे देश को कुछ निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक, हालांकि इसमें ऐसे रखा जाता है कि जनसंख्या के वितरण के अनुसार ये निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी जगह पर ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होंगी, कहीं पर अगर कम लोग हैं तो वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र भी बड़ा होगा और वहाँ पर क्या होगी, सीटें कम होगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों 543 निर्वाचित सीटें जो होती हैं, इस तरह से कई सारे निर्वाचन क्षेत्र भारत में बांट दिए जाते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। लोग इसको वोट देते हैं, डायरेक्ट वोट कराए जाते हैं। जनता जा करके किसके लिए वोट डालती है, किसी सांसद के लिए वोट डालती है और जो चुना जाता है दोस्तों वो किसका सदस्य बन जाता है, लोकसभा का सदस्य बन जाता है। और दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यानी 543 जो लोग चुने जाते हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति जो है वो चुना जाता है, उसको दोस्तों बोला जाता है MP, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर दोस्तों इसको बोला जाता है सांसद। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि लोकसभा में 545 सीटें होती हैं टोटल, 543 तो निर्वाचित सीटें होती हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। 543 का चुनाव कैसे किया जाता है, हर 5 साल बाद दोस्तों चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। उनमें क्या होता है कि पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाता है और वो कहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों, लोकसभा के अंदर पहुँचता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि लोकसभा में चुनाव कैसे होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर MP या सांसद के लिए जनता डायरेक्ट वोट डालती है। जनता का वोट मायने रखता है यहाँ पर, क्योंकि जनता डायरेक्ट जा करके चुनती है। आपने भी सांसद के चुनाव देखे होंगे और आपको पता करना है, आज ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको पता करना है कि आपका जो क्षेत्र है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के सांसद कौन है और उस सांसद को चुनने के लिए क्या आपके जो घर में लोग हैं उन्होंने वोट डाले थे, बिल्कुल डाले होंगे दोस्तों, क्योंकि सांसद का चुनाव जब भी होता है तो लोगों का वोट होता है, यानी लोगों को डायरेक्ट, जनता डायरेक्ट वोट डाल करके इन MPs को चुनती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो लोकसभा के चुनाव क्या होंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि इनका जो चुनाव करती है वो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट किसके द्वारा होता है दोस्तों, जनता के द्वारा होता है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो राज्यसभा में उसी तरीके से दोस्तों सिंपल कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि 223 सीटें होती हैं, किसके लिए, निर्वाचन के लिए, यानी 223 सीटें तो निर्वाचित होती हैं, यानी निर्वाचित सदस्यों के लिए 223 सीटें होती हैं। और दोस्तों प्लस में 12 सीटें या 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में 223 सीटें तो निर्वाचित सीटें होती हैं, यानी जिनके निर्वाचन द्वारा जिनका चुनाव किया जाता है, और 12 सीटें होती हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा जिनको मनोनीत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपनी मन से व्यक्तियों को चुन करके इन सीटों पर बैठाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि राज्यसभा के चुनाव किस तरीके से होता है, यानी 223 सीटों को कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसको समझने के लिए हमें पहले राज्य पर जाना पड़ेगा कि विधानसभा क्या होती है, विधायक क्या होते हैं। तो दोस्तों ये तो बात आ गई संसद की, ये तो बात आ गई केंद्र स्तर पर। अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो दोस्तों प्रत्येक राज्य में आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। और ये जो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा होती है प्रत्येक राज्य की, उसमें अलग अलग सीटें होती हैं। प्रत्येक विधानसभा के चुनाव उसी तरीके से होते हैं जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, यानी जनता डायरेक्ट वोट डाल के सदस्य चुनती है और उन सदस्यों को क्या बोला जाता है दोस्तों, उन सदस्यों को विधायक बोला जाता है।
और ये जो विधायक है ये मिल करके राज्य सरकार का निर्माण करते हैं, यानी राज्य के अंडर में वो काम करते हैं। तो ये हो गई राज्य की बात। प्रत्येक राज्य की, भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी अलग अलग विधानमंडल, विधानसभा होगी, उसके जो सदस्य होंगे उनको विधायक बोला जाएगा। अब दोस्तों हमें तो इसकी बात नहीं करनी, हमें तो बात करनी है राज्यसभा के अंदर ये जो 223 सीटें हैं इनका चुनाव कैसे किया जाता है। हमारी तो बात ये चल रही थी। तो दोस्तों ये जो 223 सीटें उनके लिए जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, उनके लिए जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। ये जो 223 सदस्य हैं वो इन विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्येक राज्य में कुछ निर्वाचन क्षेत्र उसी तरीके से होते हैं और विधायक जो होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। तो आपको पता चल गया कि इन 223 सीटों का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि इन विधायकों को कौन चुनता है, इन विधायकों को जनता ही चुनती है। तो एक तरह से जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं विधायक, क्योंकि इनको जनता ने चुना हुआ है। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा नहीं होता। जनता द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो ये जनता से प्रत्यक्ष चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन ये दोस्तों क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। लेकिन ये भी जनता के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें कौन कर रहा है, जनता ने जिनको चुना है वही तो कर रहे हैं ना। तो ये जनता के अकॉर्डिंगली ही चुनेंगे, क्योंकि ये जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। विधायक को जनता को जवाब देना पड़ेगा, इस वजह से ये जनता की मर्जी से ही आगे चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये जनता का ही एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो जनता चाहती है उसी को ही ये चुनते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब एक चीज़ मेन हमें पता चलती है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका तो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन राज्यसभा के दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि कैसे हमने इसको किया, सारा कुछ अभी माइंड में बैठ गया। अब हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो हम एक बार आप ऐसे कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप आगे जब भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको ये टेबल देख करके, ये चार्ट देख करके समझ आ जाएगा। उसके बाद हम थ्योरेटिकल कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, ये भी समझ लेते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए अब थ्योरेटिकली देखते हैं इसको कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम इसका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि भारत में संसद के चुनाव कैसे होते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि भारत में संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की पहले देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ हमें देखनी है कि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। तो मुख्य चीज़ ये है कि हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्योंकि जो सरकार पहले बनती है, जो संसद के सदस्य पहले चुने जाते हैं वो 5 साल तक रहते हैं और 5 साल बाद नए सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष बाद खत्म हो जाता है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी वोटिंग के लिए खड़े होते हैं वो या तो कांग्रेस के होते हैं या भाजपा के होते हैं या अन्य किसी पार्टी के होते हैं, आम आदमी पार्टी के होते हैं या किसी न किसी दल के, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब राजनीतिक दलों वाला क्या कंसेप्ट है ये आगे आएगा, क्योंकि इनमें से एक राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाता है या कई सारे राजनीतिक दल गठबंधन द्वारा यानी एक दूसरे के साथ जुड़ करके फिर सरकार बनाते हैं। तो वो क्या कंसेप्ट है वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो संसद के सदस्य जाते हैं वो भी किसी ना किसी पार्टी से ही जाते हैं। प्रत्येक सदस्य किसी ना किसी पार्टी से जाता है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कोई कांग्रेस से जाएगा, कोई भाजपा से जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी से जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। चुने गए उम्मीदवारों को या तो एमपी कहते हैं। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों आपका पता होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर का मतलब सदस्य और पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया, संसद का सदस्य, या फिर उसको सांसद भी कहते हैं, सांसद भी कहते हैं, सांसद कहलाते हैं। इस प्रकार लोकसभा का चुनाव जो है सीधे जनता द्वारा होता है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके
उसके बाद राज्यसभा के चुनावों की अगर बात की जाए तो सिंपल वैसे ही याद रखना है कि राज्यसभा में 223 निर्वाचित सदस्य होते हैं और इसमें मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 212 मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं, जो भी राज्य की विधानसभाएं होती है उनके सदस्य यानी विधायक करते हैं। अर्थात राज्यसभा के चुनाव जो है वो सीधे जनता द्वारा नहीं होते, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। तो इसलिए राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया कि संसद का चुनाव कैसे होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि संसद सरकार कैसे बनाती है, क्योंकि सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो उस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? उस क्वेश्चन को समझेंगे संसद के कार्य, कि संसद क्या क्या कार्य करती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों संसद के कार्य। तो दोस्तों अब जानते हैं हम संसद के कार्यों के बारे में। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारा कि सरकार बनती कैसे है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वन बाय वन हम लाइनों को पढ़ते जाते हैं और आपको चीज़ें जो है बहुत ही आसान तरीके से मैंने थ्योरी तैयार की है, तो वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद होगी और साथ में समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना संसद का एक कार्य है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संसद के बारे में। संसद के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से इसके दो कार्य होते हैं, जिसमें से पहला होता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना और दूसरा होता है सरकार को मार्गदर्शन देना व सरकार को नियंत्रित करना। ये चीज़ आपको समझ आ गई। दो कार्य होते हैं। अब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है? तो दोस्तों हमें क्या होता है कि हमने अभी अभी लोकसभा चुनाव के बारे में पढ़ा। प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है। तो दोस्तों लोकसभा चुनावों के बाद जो भी सांसद बन करके जाते हैं, यानी जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि किस राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं, यानी कांग्रेस में कितने हैं, भाजपा में कितने हैं, जो भी दल जो जितने सारे भी दल होते हैं, काफ़ी सारे दल होते हैं। तो ये जो दल है किस किस दल में कितने कितने सदस्य हैं ये हमें पता चल जाता है इस लिस्ट के माध्यम से। अब दोस्तों जो इस लिस्ट से हमें पता चलता है कि किस में कितने सदस्य हैं, जिस दल में ज़्यादा सदस्य होते हैं उसी दल की सरकार जो है केंद्र लेवल पर बनती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब कितने सदस्य होने चाहिए? ज़्यादा का मतलब कितने ज़्यादा, तो ये आपको क्लियर कर लेना जरूरी है, क्योंकि चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब दो तो कौन से होते हैं दोस्तों? मनोनीत सदस्य होते हैं। तो मनोनीत सदस्य ले लेते हैं हम कि मनोनीत सदस्य तो हो गए, तो टोटल सदस्य कितने हो गए दोस्तों? 545 हो गए। तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा के किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए, तभी इनको बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत का मतलब क्या होता है दोस्तों कि दूसरों से ज़्यादा, यानी आधे से ज़्यादा तो उनके पास होने चाहिए। आधे से ज़्यादा जिनके सदस्य हो जाते हैं वही बहुमत प्राप्त दल होता है और वही आगे सरकार बनाता है। तो कितने चाहिए? तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम उनके पास 272 सदस्य होने चाहिए। जिस दल के पास 272 या 272 से ज़्यादा सदस्य होते हैं उसी दल की केंद्र में सरकार बनती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। और फिलहाल आपको पता है कि भाजपा की सरकार चल रही है। और अगर दोस्तों किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, मान लीजिए कि किसी भी दल के सदस्य जो है 272 से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी दो दल जो है आपस में गठबंधन कर लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, आपस में मिल करके सरकार बना लेते हैं। और इस जो मिलकर के सरकार बनाई जाती है उसको दोस्तों गठबंधन की सरकार बोलते हैं। अब ऐसे में जो दूसरा दल बचेगा, जो दूसरा मजबूत दल बचेगा जिसकी सरकार नहीं बनेगी, उसको कहा जाता है दोस्तों विपक्षी दल। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर और समझ आ गई कि गठबंधन सरकार क्या होती है, कि जब किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं आता, किसी भी पार्टी के पास 272 सदस्य नहीं है, तो क्या कोई भी सरकार नहीं बनेगी? बनेगी। कैसे बनेगी? कि कोई भी दो पार्टियां जो है आपस में मिल करके सरकार बना लेंगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो दल बचेगा वो क्या करेगा? विपक्षी दल का कार्य करेगा। तो सिंपल सी बात,
लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल ही सरकार बनाता है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं, दोबारा से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं, किस राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। कुल सीटें होती हैं 543 जो कि निर्वाचित होती है, और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा में वही दल की सरकार बनती है जिसको बहुमत प्राप्त होता है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही दोस्तों क्या बनता है, भारत का प्रधानमंत्री बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अब की बार भाजपा जो है वो सत्ता में रही लोकसभा में, तो ऐसे के चलते उनके जो नेता थे कौन थे, नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या बने, प्रधानमंत्री बने, तथा अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं। तो अब प्रधानमंत्री तो बन गए, अब प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने जो दल के सदस्य होते हैं यानी भाजपा के जो सांसद वहाँ पर बने हैं, यानी संसद के अंदर जो भी भाजपा दल के सदस्य हैं उनमें से कुछ जनों को उठाता है और मंत्री बना देते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तथा अपने सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के कार्य करते हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, अनेकों मंत्री होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई। किसी विधेयक को कानून, अब आपको ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रही होगी कि ये तो हमने बात की लोकसभा की, लेकिन संसद के अंदर तो 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो सारी की सारी सरकार निर्माण में भूमिका किसने अदा की, लोकसभा ने की। तो फिर राज्यसभा क्या करती है, तो दोस्तों राज्यसभा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर कोई भी अध्यादेश लाया जाए, कोई भी रूल अगर लाया जाता है तो उसके लिए, उसको कानून बनाने के लिए दोस्तों राज्यसभा में मंजूरी आवश्यक होती है। यानी कोई भी अगर कानून आप ला रहे हो, कोई भी रूल आप ला रहे हो, तो वो लोकसभा में पास होना चाहिए, इसी के साथ साथ वो राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी उसको सहमति मिलनी चाहिए, तभी वो कानून बनता है। तो आप क्या लिखेंगे, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए, विधेयक मतलब जो भी नए रूल्स लाने के लिए पेश किए गए संसद में, ठीक है, तो उनको कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो लोकसभा सरकार निर्माण में भूमिका अदा करती है और राज्यसभा जो है कानून निर्माण में भूमिका अदा करती है। कानून निर्माण में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही भूमिका होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी नई चीज़ें हमें देखने को पता चल रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार का मार्गदर्शन कैसे देती है संसद और नियंत्रित कैसे करती है। तो दोस्तों जब भी संसद में बैठक होती है, जब भी सारे सांसद बैठते हैं, जब भी, तो उसमें क्योंकि सांसद प्रधानमंत्री भी है, उनके मंत्री भी है, तो वो भी आते हैं। तो जब भी सांसदों की बैठक होती है, जब भी संसद का सत्र चलता है, तो दोस्तों क्या होता है कि तो उसमें सबसे पहले जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल चलता है। यानी एक ड्यूरेशन होती है जिसमें सभी को छूट दी जाती है कि वो किसी भी योजना, किसी भी कानून पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों विपक्षी दल क्या करता है, विपक्षी दल इनसे सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बताइए जी आपकी योजना कहाँ तक पहुँची, आपने कितने लोगों को लाभ दिया, आपने कितना रुपया खर्च किया, कितना रुपया कहाँ कहाँ लगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। इसके माध्यम से जो सांसद है वो सरकार से कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सरकार के बारे में जानकारी इन्होंने ले ली। अब क्या होता है दोस्तों, अब इससे 2 काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं, पहली चीज़ कि वे सरकार की नीतियों एवं कमियों को सामने लाते हैं। यानी सांसद सरकार की नीतियों में जो कमियां हैं उनको सामने लाते हैं और नीतियों को भी सामने लाते हैं कि कौन कौन सी नीतियां चलाई, कौन कौन सी कमियां आई, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से पूछा। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ कमी है। यानी ये जो है सरकार जो है इसके प्रति क्या होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती है। दूसरा काम क्या होगा कि दोस्तों विपक्षी दल इनकी कमियों के विरोध में जनमत संग्रह करेगी, यानी जनता को इकट्ठा करेगी, आंदोलन करेगी, विरोध करेगी। और जब ये होगा तो सरकार भी चुस्त हो जाएगी, क्योंकि सरकार को क्या पता चल जाएगा, जनता की राय पता चल जाएगी। तो इस तरह से मार्गदर्शन हुआ, क्योंकि सरकार को आगे से आगे पता चल जाएगा कि हमें ये नीति नहीं लगानी चाहिए, हमें ये नीति लगानी चाहिए, क्योंकि जनता इसका विरोध कर रही है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो मार्गदर्शन हो गया। और नियंत्रण करना इसलिए हो गया कि अगर सरकार ने कुछ अलग से किया है तो विपक्षी दल इसके विरोध में जनमत संग्रह करेगा, लोगों से विरोध करवाएगा और सरकार
सरकार की नीतियों को चेंज करवाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि संसद के क्या क्या कार्य हैं, संसद कैसे सरकार बनाता है, संसद कैसे सरकार को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें क्लियर पता चल गई। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि ये एक इलाका है और यहाँ पर मान लीजिए कि आदिवासी लोग रहते हैं, मान लीजिए कि आदिवासियों का क्षेत्र है। और दोस्तों इस क्षेत्र में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए मान लीजिए कि किसी के पास पैसा नहीं है या कोई लड़ना नहीं चाहता, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि किसी पास के शहर या किसी पास का जो गांव का कोई अमीर इंसान है वो यहाँ पर आकर के सांसद का जो पद है उसके लिए उम्मीदवार बन जाता है, उसके लिए चुनावों में खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जो व्यक्ति बाहर से आकर के खड़ा हुआ है वो मान लीजिए कि यहाँ का क्या बन जाता है दोस्तों, सांसद बन जाता है। तो क्या आप बताइए कि क्या अमीर आदमी इन आदिवासियों की जो समस्या है उसको समझ सकता है क्या? ठीक है, एक हम तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक तो ये अमीर आदमी यहाँ का सांसद बनता है और दूसरा हम ऑप्शन लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ का ही कोई आदिवासी खड़ा हो जाता है और वो सांसद बन जाता है। तो आप बताइए कि ज़्यादा अच्छे से इनकी समस्याओं को ये आदिवासी समझ सकेगा या फिर जो बाहर से अमीर व्यक्ति आया है वो समझ सकेगा? तो सिंपल सी बात है कि आदिवासी समझ सकेगा। तो अगर ऐसा ना हो कि किसी जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ से कोई और ही चुनाव लड़े, तो ऐसे में जो आदिवासी लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों के बारे में कोई बातचीत ही नहीं करी जाएगी संसद में। तो इसके लिए संसद ने क्या प्रावधान किए कि इनकी बातें भी सामने आए, इनकी मांगें भी मानी जाए। तो ऐसे के लिए संसद ने क्या प्रावधान किया, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ऐसे तबके जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे उनके लिए संसद में क्या प्रबंध है, यानी उनके लिए संसद ने क्या किया। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई। आरक्षित का मतलब है कि फिक्स कर दी गई कि इस क्षेत्र पर तो चुनाव कौन लड़ेगा, आदिवासी ही लड़ेगा। जो ये जातियां हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसी का ही कोई उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा हो सकता है, ऐसा रूल बना दिया गया। यानी ऐसा फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पर तो कौन खड़ा हो सकता है, आदिवासी ही खड़ा हो सकता है। यानी सीट जो है आरक्षित कर दी गई और इसको बोला जाता है दोस्तों आरक्षण। आरक्षित कर दी गई ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते। अगर दलित और आदिवासी उम्मीदवार जीतते हैं तो संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी होगी। संसद में दलित भी जाएंगे, संसद में ये जनजातियाँ उनके लोग भी जाएंगे, उनके लोग जाएंगे, तो इनकी जो मांगे होंगी, इनके जो अधिकार होंगे, उनके बारे में भी बात संसद में रखी जाएगी। बहुत ही सिंपल ये हो गया। उनसे उम्मीद की जाती है, जो भी दलित यहाँ से जीत करके जाते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वे आदिवासियों के जीवन से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छे से संसद में उठा सकते हैं, यानी वो ज़्यादा अच्छे से उनके मुद्दों को उठा सकेंगे। इसलिए किसको बनाया जाता है दोस्तों कि यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है। और आपने कई बार सुना भी होगा कि इस बार तो जो है SC ST की सीट आई हुई है, तो SC ST का ही कोई उम्मीदवार खड़ा हो सकता है उस सीट के लिए, क्योंकि वो आरक्षित कर दी गई है। सिंपल सी चीज़, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये जो चैप्टर है कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद क्या होती है, संसद कैसे काम करती है, संसद सरकार कैसे बनाती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।